हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वर्धन साम्राज्य के हर्षवर्धन का डिटेल का अध्ययन करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया था कि पूरे कार्यकाल को वर्धन साम्राज्य के पूरे कार्यकाल को मैंने डिटेल में बता दिया था कि कौन सा उत्तराधिकारी कब आया, किसका किससे विवाह हुआ, किसके कितने पुत्र थे। कहने का मतलब मेरा ये कि सारा डिटेल्स मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था। आज हम और लास्ट वीडियो में ये भी बताए थे कि वर्धन साम्राज्य में जो सबसे प्रतापी, जो सबसे महान सम्राट उभर के आया वो था हर्षवर्धन। हालांकि हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन का तो पुत्र था, उसकी माता का नाम यशोमती, ठीक, लेकिन बस इसी तक हर्षवर्धन तक ही इसका साम्राज्य चला, क्योंकि इसके पास पुत्र ने पुत्र कोई वंश न होने के कारण मतलब कि यहीं तक इसकी जो साम्राज्य थी वहीं तक समाप्त हुई। फिर उसके बाद क्योंकि उससे कोई संतान ही नहीं थी। तो बात करते हैं उसकी विक्ट्री के बारे में कि उसने कहाँ पे कैसे विक्ट्री किया और उस सम्राट, महान सम्राट क्यों कहा जाता है, और इसी सब को हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है चालुक्य राज्य पर आक्रमण। तो ये कहा जाता है कि जो वल्लभी राज्य था, वल्लभी राज्य मैंने बताया था कल लास्ट वीडियो में कि जो वल्लभी राज्य था वो मैत्रक वंश से बिलोंग करते थे, ठीक। तो वल्लभी राज्य के दक्षिण के जो महाराष्ट्र का जो क्षेत्र था वहीं पे क्या था कि चालुक्य वंश का प्रतापी शासक हुआ करता था पुलकेशियन द्वितीय। तो 620 ईस्वी में उसने पुलकेशियन के राज्य, कहने का मतलब कि दक्षिण में आक्रमण किया और वहाँ पे अपना अधिकार जमाया, प्रभुत्व दिखाया। साथ ही साथ पुलकेशियन ने क्या किया था, मतलब इस विक्ट्री में ये भी हुआ था कि जो पुलकेशियन था वो हर्षवर्धन के जो साथी थे उनको पूरी तरह से हराया था। लेकिन जो पुलकेशियन द्वितीय था वो क्या था, वो एक बहुत ही बड़ा प्रतापी और महान शासक और साहसी शासक में उसका नाम गिना चुना था। लेकिन क्या हुआ, 620 में हर्षवर्धन ने चालुक्य वंश में आक्रमण किया और पुलकेशियन द्वितीय को पराजित किया और वहाँ पे अपनी विजय को दिखाया। बात करते हैं धुरूसेन द्वितीय के साथ युद्ध। तो हमने ये कहा था कि जो धुरूसेन था, धुरूसेन मैत्रक वंश से वल्लभी राज्य, जो इसका राज्य था, धुरूसेन का जो स्थान था वो वल्लभी था, वल्लभी। और वंश की बात करते हैं तो मैं वंश में था वो मैत्रक वंश था और इसका विवाह उसकी जो बहन थी प्रभाकर वर्धन के 3 पुत्र हुए थे, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ठीक है। तो उसकी जो तीसरी संतान थी पुत्री राजश्री, तो उसका विवाह इसी वंश से होता है। तो हर्षवर्धन ने क्या किया कि मैत्रक, जो इन लोग की राजधानी हुआ करती, वल्लभी की जो मैत्रक वंश है उनकी राजधानी भी वही हुआ करती थी। तो वहाँ पे हर्षवर्धन ने क्या किया कि धुरूसेन को बुरी तरह से क्या किया, उसको पराजित किया और धुरूसेन और हर्ष के मध्य में क्या हो गई, मैत्री भी हो गई, ठीक। फिर जो हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन ने अपनी कन्या का विवाह धुरूसेन से ही कर दिया था, ठीक है। फिर बात हम करते हैं मगध राज्य पर आक्रमण। तो ये कहा जाता है कि मगध पर 614 ईस्वी में आक्रमण करके क्या हुआ, वो मगध का, हर्षवर्धन क्या हुआ, मगध का राजा बना। मैंने ये बताया था लास्ट वीडियो में कि जो उसकी राजधानी थी, राजधानी की अगर बात किया जाए तो जो उसके पिता था वो पहले क्या था, थानेश्वर राजधानी हुआ करती थी। जो वर्धन साम्राज्य था, वर्धन साम्राज्य की जो राजधानी हुआ करती थी वो क्या थी, फिर बाद में क्या किया, इसी को स्थानांतरण करके वो कन्नौज में उसको स्थानांतरित कर दिया। तो ये प्रश्न बनता है कि किसने राजधानी को थानेश्वर, जो पहले राजधानी हुआ करती वर्धन साम्राज्य की राजधानी थी, तो उसे किसने कन्नौज में स्थानांतरित किया, ठीक। तो इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि हर्षवर्धन, आंसर यही होगा कि हर्षवर्धन ने क्या किया कि थानेश्वर से, जो पहले क्या था, थानेश्वर था, थानेश्वर जो राजधानी थी, ठीक, थानेश्वर राजधानी को कन्नौज राजधानी में स्थानांतरित कर दिया। तो इसका श्रेय किसे जाता है, श्रेय जाता है हर्षवर्धन को। तो इसमें एक मगध का 616 में और जो हर्षवर्धन था वो पूरा शासनकाल 43 वर्ष, वो एक
अड़ा रहा और राजा रहा। फिर वही मगध की राजधानी में वही जो हर्ष था, हर्ष ने क्या किया था कि मगध पर आक्रमण किया और उसके बाद वहाँ पे राजा की उपाधि लिया। बात करते हैं सिंधु पर आक्रमण की। सिंधु पर आक्रमण के बाद में ये कहा जाता है कि जो उसका जो दरबारी कवि था, जो महान कवि था बाणभट्ट, तो उसके अनुसार ये है कि हर्ष ने क्या किया था, सिंधु पर भी अपनी विजय स्थापित किया और नेपाल में और क्या साथ ही साथ नेपाल को भी कर देने के लिए मजबूर कर दिया कि सिंधु का जो एरिया था उसको तो आक्रमण किया, साथ ही नेपाल था, नेपाल से भी उसने कर मंगवाया। और जो समस्त उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और जो पंजाब, राजपूताना, मध्य प्रांत, मतलब इतने जो एरिया था वो सब क्या था, सब भारत के मतलब उसके अधीन थे, मतलब कि हर्षवर्धन के ही अधीन थे। और बात करते हैं तो 647 में हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी, ठीक, निधन हुआ था। इस प्रकार क्या हुआ, उसकी मतलब जो कार्यकाल कहा जाता है तो 40 से 41 वर्षों का कार्यकाल देखा जाता है। और जिसकी वजह से अगर और पुत्र न होने की वजह से जो प्रांत थे, जो राज्य थे, जिसको उसने अपने राज्य में मिलाया था, तो अब कोई उत्तराधिकारी न होने की वजह से क्या छिन्न भिन्न हो गया। और क्या हुआ, वर्धन साम्राज्य की नींव क्या हुई, डगमगाई या पूरी तरह से क्या हुआ, वो पूरी तरह से कहा जाए तो बस जब तक हर्षवर्धन थे तब तक ही इनका कार्यकाल चला। बाद में हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद क्या हुआ, जो प्रांत थे वो छिन्न भिन्न हो गए और जो राजवंश थे वो भी छोटे छोटे भागों में बट गए। मतलब क्या हुआ, बंटवारा होता गया और एक टाइम ऐसा आया वो परास्त हो गया और उस वर्धन साम्राज्य का अंत हो गया। बात करते हैं हर्ष को एक महान सम्राट क्यों कहते हैं, तो सबसे पहले क्या महान योद्धा, वो एक महान प्रतापी शासक के साथ साथ एक महान योद्धा भी था, ठीक। और जो हुआ था ये कि थानेश्वर के जो छोटे छोटे राज्य थे उसने क्या किया, उसको एक राज्य में मिला, एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर, एक मतलब जो छोटे छोटे राज्य थे उसको पहले कलेक्ट किया, जगह जगह पे युद्ध किया, युद्ध करने के बाद उसको एक विशाल साम्राज्य के रूप में खड़ा किया। तो ये इससे पता लगता है कि हाँ वो क्या था, एक प्रतापी शासक के साथ साथ एक महान योद्धा भी था। बात करते हैं महान विद्यानुरागी की, तो हमने आपको ये बताया था कि उसे साहित्य में बहुत ज़्यादा प्रेम था और उसकी कुछ खुद की पुस्तक थी, नागावली, रत्नावली, प्रियदर्शिका, जो कि क्या थी, वो स्वयं ही अपनी उसकी पुस्तक थी। और जो हर्षचरित का भी नाम आपने सुना है, कादम्बरी का भी नाम सुना है, तो ये इसके लेखक जो थे बाणभट्ट थे। और बाणभट्ट जो थे तो उसके दरबार के प्रमुख कवियों में से एक कवि था। तो इससे ये पता चलता है कि वो एक महान सम्राट होने के साथ साथ एक महान विद्यानुरागी और महान साहित्य प्रेमी भी था। बात करते हैं महान शासक, तो इसमें आता है कि वो अपनी प्रजा से प्यार करता था, मतलब जो कुछ भी था वो उसकी प्रजा थी उसके लिए, और वो उसके हित के लिए, मतलब उसके हित के लिए हमेशा तत्पर रहता था, सोचता था कि मुझे कैसे क्या करके अपने साम्राज्य में, हमारे राज्य में जो प्रजा है उसे हम खुश कर सके। और ये भी था कि जो छोटे छोटे उस टाइम भी अपराध होते थे, छोटे छोटे अपराध का भी वो उल्लंघन करता था और साथ ही साथ उस अपराध के लिए कठिन दंड भी देता था। बात करते हैं महान धार्मिक, तो ये कहा जाता है कि जो हर्षवर्धन था वो शिव और सूर्य का उपासक था, शिव और सूर्य की उपासना करता था, लेकिन साथ ही साथ वो अन्य धर्मों को की भी इज्जत करता था। तो ये कहा जाता है कि बौद्ध धर्म में मतलब शिव सूर्य की उपासना करने के साथ साथ उसकी जो श्रद्धा थी वो क्या थी, बौद्ध धर्म में भी श्रद्धा थी, और जो उसकी धार्मिक सहिष्णुता थी वो उच्च लेवल का था, उच्च कोटि का था। और ये भी कि मतलब कहा जाता है कि वो जो संप्रदायों के जो साधु संत होते थे, साधु संत पे हमेशा क्या करता था, दान देना, ठीक, आदर करना, रिस्पेक्ट करना, और अपने राज्य में मतलब अच्छे अच्छे विहार बनाना, पशुओं इवन मतलब पशुओं पर भी मतलब पशुवध न करना तथा मांस भक्षण पर भी क्या था, उसका दंडनीय अपराध था, ठीक। और जो उसने क्या किया, मतलब महान धार्मिकता में ये देखने में आता है कि उसने अनेक पुण्यशालाएं बनवाई जहाँ पर क्या है, गरीबों को निःशुल्क भोजन कराया जाता था। तो ये जो चारों पॉइंट है, इसी चारों पॉइंट के आधार पर हम कह सकते हैं कि हर्ष क्या था, महान सम्राट था। और इसी के बाद फिर इसके बाद क्या होता है,
वर्धन साम्राज्य का पतन हो जाता है। तो ये भी है कि हमने बताया था कि जो उसका लोक कल्याण, तो लोक कल्याण की अगर बात किया जाए तो जो अशोक के समान, जैसे कि अशोक था महान लोक मतलब अपने जनता के लिए हमेशा तत्पर रहना, प्रयास करना, सेम एज इट अशोक के समान ही क्या था, हर्ष भी उदार शासक था। और उसने भी क्या किया था कि यात्रियों की सुख सुविधाओं के लिए मतलब राजमार्गों पर मतलब कि पेड़ पौधे लगाना, ठीक, और आश्रम बनवाना, धर्मशालाएं बनवाना, अनेक सड़कों का निर्माण करवाया, कुएं तक खुदवाया। और क्या था कि उस टाइम भी मतलब कि हर्षवर्धन के काल में जो राज्य की ओर से जो शिक्षा होती थी वो क्या थी, शिक्षा की जो व्यवस्था थी वो उचित थी, मतलब उच्च कोटि की थी। और प्रबंधन की बात किया जाता है, प्रबंधन जो था शासन प्रबंधन, तो हर्ष का जो शासन प्रबंधन वो क्या था, राजतंत्रात्मकता थी, मतलब कि वो अपनी प्रजा के साथ मिलकर एक सूत्र में बंधकर काम करता था। और जो उसकी शासन की जो समझ शक्ति थी वो क्या थी, उसी में नहीं थी, व्यवस्था जो थी उसकी वो शक्ति, व्यवस्था की शक्ति जो थी उसी में ही निहित थी। और हर्ष की मतलब शांति में भी था, और हमेशा क्या करना, लोक कल्याणकारी कार्यों में भी लगा रहता था। प्रजा की दशा को जानने के लिए समय समय पर यात्राएं करता था, खुद जाता था, यात्राओं का आयोजन भी खुद करता था। अनेक विभाग के सर्वोच्च अधिकारी भी हुआ करते थे, मतलब उस काल में दंड व्यवस्था भी कठोर थी। मतलब जो मौर्य काल में देखा गया अशोक के टाइम में, सेम वैसे ही हर्षवर्धन के भी काल में देखा गया। तो जिसने अगर लोक कल्याणकारी की बात किया जाए तो जिस तरह से अशोक ने अपनी प्रजा के लिए हमेशा तत्पर रहा, अपनी प्रजा की सुख सुविधाओं के लिए हमेशा काम किया, सेम ऐसे हर्षवर्धन ने भी किया था। ठीक, अब हम इसी पॉइंट के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सामंतकालीन, मतलब दूसरे चैप्टर, ये जो वर्धन था, वर्धन साम्राज्य की बात की तो आज ये खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट बातें करेंगे। धन्यवाद।